अच्छा भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास की कुछ रिकॉर्डिंग्स दी थी, वो आपने देख ली? सवालात हो गए सारे पास पेपर्स? अच्छा, यानी अब ऐसा है कि वी डू हैव अ सफिशिएंट ग्रिप ऑन IS-23, ऐसा ही है। आज हम एक नई बला शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है IS-16। अच्छा देखो, ऐसा तो कोई वक्त नहीं गुजरा, ऐसी कोई अटैम्प्ट नहीं गुजरी जिसमें ये 15 नंबर से कम का आया हो। सही जी, तो इसकी अलग एक दहशत है, और दहशत इसलिए भी है क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी में नहीं आता, ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के साथ मिक्स होके आता है। तो मैंने करना ये है कि भाई आपको बेसिक से लेके जाना है उस लेवल के ऊपर। मतलब इफ़ यू कैन रिकॉल जस्ट लाइक अ कैश लो के अंदर क्या हमने डायरेक्ट फॉर्मेट से शुरू किया था या कॉन्सेप्ट से? अच्छा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते गए, उसमें एक एक चीज़ ऐड होती गई। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IS-16 आता है तो वो आपकी भूल है। ये वो बेसिक वाला नहीं है जो आप नीचे सीख के आए हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सिर्फ इस हद तक आता है तुम्हें, उस हद को अभी क्रॉस करना है। सही है जी, आई नो वो हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करेगा, पर मैं ये सजेस्ट करूँगा क्योंकि देखो FAR-1 का अगेन कहूँ, जो पासिंग रेशियो है वो बहुत कम है। रीज़न है उसके पीछे बच्चों की लैक ऑफ नॉलेज, दे फेल टू आस्क क्वेश्चन। मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते ना। भाई आप पूछो ना कि सर ये डिवाइड कर रहे हैं तो उसको यूं कर सकते हैं, तो ये भी आंसर आ रहा है। तो भाई देयर आर शॉर्टकट्स, बस शॉर्टकट्स के पीछे भी दिमाग चलाना है, ऐसे ही नहीं कि लगा दिया। तो हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो डूज एंड डोंट्स हैं। सही जी, अगेन यू हैव टू बी वेरी फोकस फॉर IS-16। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एक थीम रखी है कि हमने IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर करना क्या क्या है। सबसे पहले आप सीखेंगे इसकी अकाउंटिंग। मुझे ये पता है कि आप लोगों को इस पूरी चीज़ों के अंदर ये जो बेसिक कैपिटलाइजेशन मैंने लिखी हुई है ये पता है। अच्छा, बेसिक कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ परचेज की और उसके ऊपर आने वाली हर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को क्या किया? कैपिटलाइज किया। ये तो आपने अपने PRC लेवल पे भी सीखा हुआ है, और PRC लेवल पे नहीं तो फर्स्ट ईयर इंटर में सीखा हुआ है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। ये बात क्लियर है ना? चलें जी, फिर हमने जो लास्ट स्टैंडर्ड कवर किया वो कौन सा था? आप ये बात तो समझते हैं ना कि जब मैं किसी फंड्स को बोरो करूंगा और उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट भी जो कि इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी इस एसेट के लिए क्या होगी? डायरेक्टली, तो वो भी अकाउंटिंग का हिस्सा है। तो अगर मैं आपको कहूं कि 1 या 1.5 पेज का अगर सवाल है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का और उसके अंदर 4 से 5 एडजस्टमेंट्स हों, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि उस 4 या 5 एडजस्टमेंट्स में से एक एडजस्टमेंट ऑल टुगेदर बोरिंग कॉस्ट की हो सकती है? तो वो इन इट्स इंडिविजुअलिटी कोई 6, 7 से 8 नंबर कैरी करेगी। तो अगर एक बच्चा ये कहता है कि सर अगर मैं बोरिंग कॉस्ट को कटा के चला जाऊं तो मैं जिंदगी कटा देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने हर एक चीज को टेक्निकलिटीज के साथ देखना है। चलें जी, हमने कहा बोरिंग कॉस्ट हमारा कवर हो चुका है, बट अगेन बोरिंग कॉस्ट कराने का मकसद ये था, मेरी थीम ये थी कि मैं आपको कनेक्टेड रखूं। ये शुरू नहीं करवा सकता था जब तक वो नहीं हो जाए। खैर, फिर मैंने कहा एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। सर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस मे बी न्यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है, बिल्कुल अकीदा ये नया पोस्ट बैच है बट उसकी पहली क्लास है। सही है जी। खैर, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि मैंने सामने वाले के पास गया, मैंने बोला मुझे आपसे PP परचेज करना है, पर मैं उसके अगेंस्ट में अपनी कंपनी का कैश नहीं फराहम कर रहा, मैं इन एक्सचेंज अपना एसेट दे रहा हूं। तो इस चीज की अकाउंटिंग कैसे होगी, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो सर हमने कहा ये हमें सीखना है, यह भी हमने सीखा हुआ नहीं है। खैर, वापस से मैंने कहा सवाल और मुद्दा क्या है। मैं कह रहा हूं भाई सवाल आता है कोई 17, 18, 19, 20 नंबर का, उस 19, 20 के नंबर के अंदर वो आपको एक नीचे लाइन लिख के देता है जो पॉइंट नंबर 2 है, प्रिपेयर अ डिस्क्लोजर। पर भाई आपको रिपोर्टिंग तो तब आएगी ना जब अकाउंटिंग आती हो। यानी आप अगर रिकॉल करें बोरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट, आपने पहले पूरी अकाउंटिंग की, सरप्लस फंड्स की वर्किंग की, सारी चीजें, फिर हमने उसके बाद क्या बनाई थी? बैलेंस शीट। तो दैट मीन्स कि रिपोर्टिंग कम्स एट द एंड ऑफ द पेपर। तो फिर अच्छा एक बच्चा कहे कि सर मेरी रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर अ डिस्क्लोजर, और फखर से आगे मुझे कह रहा सर मैंने आपके भाई ने वर्किंग की ऐसी, आपके भाई ने डिस्क्लोजर नहीं बनाया।
तो मैंने कहा तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा बेटा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? डिस्क्लोजर। आप देखिए मैंने कितना एम्फेसाइज किया, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालें तो उसमें कुछ नहीं थी रिक्वायरमेंट। पीपी के जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसके एक्सट्रैक्ट बनाए तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। आपने फोकस करना है रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगेन पहले हमें क्या पक्की करनी है? अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के बाद क्या पक्का करेंगे? डिस्क्लोजर्स। तो मैं ये कोशिश करूंगा इसमें कि मैं इंडिविजुअली भी पूछूं कि बताओ तुम्हारा नंबर क्या आया। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? सही है जी। आगे तो खैर हमने कहा तीसरा स्टेप है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अब खुद सोचो, पूरे सवाल के अंदर एक एडजस्टमेंट आ गई एक्सचेंज की, तो अगर आपने एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग गलत की तो उसकी रिपोर्टिंग भी क्या हो जाएगी? और मार्क्स किसके थे? रिपोर्टिंग के। तो रिपोर्टिंग तो तब सही करोगे ना जब उसकी अकाउंटिंग क्या हो? सही हो। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? चलिए जी, इसके बाद ट्रांसफर्स फ्रॉम एन टू पीपी। अब जो बच्चा रिफ्रेशर का भी है, जो बच्चा रिफ्रेशर का भी हो, जिसने ऑब्वियसली रिफ्रेशर के बच्चे ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किया हुआ होगा, और अगर मैं ये कहूँ रिफ्रेशर का नहीं है, रेगुलर बच्चा, तो उसने भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किया हुआ है। आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ये देखा था कि अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो आप अगर उसको खुद यूज करने लग जाएं तो दैट बिकम्स योर पीपी। उसकी अकाउंटिंग आपने वहां तो सीखी है, यहां पे वापस से वो काम आएगी, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है वो यहां देखेंगे। तो वी नीड टू कनेक्ट इट ऑल टुगेदर, तो वो मैं करवा दूंगा, नहीं भी रिकॉल हुआ हुआ यहां पे हो जाएगा। आखिरी चीज रीवैल्यूएशन। आप अपने यूज किए गए एसेट्स को फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हो, तो उसकी अकाउंटिंग भी अलग से सीखनी है। तो सर मतलब मुसीबत यह है कि इसमें हमें ये सब सीखना है, और ये सब सीखने के बाद हमें क्या सीखना है? डिस्क्लोजर्स। अच्छा, तो पहले हम किस पे काम करेंगे? अकाउंटिंग पे, रिपोर्टिंग पे? अच्छा, और मैं कोशिश ये करूंगा कि हम जिसकी अकाउंटिंग सीखें उसकी रिपोर्टिंग साथ में साथ सीखें। यानी मैंने कहा मैंने कोई आपको अकाउंटिंग सिखा दी, मैं बताऊंगा इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो सर डिस्क्लोजर कुछ इस तरीके का होता है जो आपके सामने दिख रहा है। बस ये जो आप ये सारे एसेट्स देख रहे हैं ना ऊपर, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, वेयर हाउस, टोटल, इसके अंदर भी कोई हजारों एसेट्स होते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो खैर ये इससे दहशत खाने की नीड नहीं है, पहले हम अकाउंटिंग करते हैं, यहां तक मैं खुद पहुंचा दूंगा। कैश फ्लो का भी तो फॉर्मेट याद नहीं किया था ना, वो भी ग्रेजुअली हो गया था ना, ये भी हो जाएगा। तो अपने पास मासूमाना हेडिंग डाल दो एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की, जल्दी से। हाँ जी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। अच्छा, मैंने अगेन आपको रिकॉल करवा दूं, अभी हम ये इस पहले फ्रेमवर्क हमारा क्लियर होना चाहिए। अभी हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस की जिसमें मैंने एसेट तो खरीदा, बट एसेट के खरीदने के अगेंस्ट में मैंने अपनी कंपनी का कैश नहीं दिया, इन एक्सचेंज अपनी कंपनी का एसेट ही दिया है। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी जरा वो देख लेते हैं, बस शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। चलें जी, इस इलस्ट्रेशन के अंदर जो मैं बना के लाया हूं उसमें हमने लिखा कि कंपनी ने परचेज की है मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख, और वो डेट क्या है? January 1, 2020। तो सर आप मुझे इसकी बेसिक एंट्री बताते हैं। अच्छा, बेसिक एंट्री ये है कि सर आप January 1, 2020 पे एक एंट्री बनाएंगे, मशीनरी डेबिट। सर आप तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सिखा रहे थे, आप तो ये कैश पे खरीद के ले आए, तो भाई पहले खरीद के लाऊंगा, कोई होगा तो बदलूंगा ना। अभी पीछे बच्चा बैठा हो सोच रहा होगा सर ये तो कैश पे लेके आ गए, भाई पहले अभी खरीदा है, इसको यूज करूंगा, फिर क्या करूंगा? एक्सचेंज करूंगा। तो पहले सुकून से लेके चलते हैं इसको। पूरी अकाउंटिंग है, कितने का एसेट है ये? 5 लाख रुपए का। तो हमने कहा सर ये आ गया 5 लाख रुपीज का एसेट। यहां तक कोई मसला? और हो सकता है कि जो आपको क्विजेस मिलें, जो कि रोज के बेसिस पे मैं देता भी हूं, उसके अंदर पिछले सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो, यानी आपसे मैं एसेट परचेज करवाऊं, फंड्स को बोरो करके करवाऊं, और फिर बोलूं 2 साल बाद जाके ये एसेट क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। तो वो भी नहीं भूलने देना, तो वो साथ साथ चलेंगे, तो इसके लिए अवेयर रहना। खैर, ये कौन से दिन की एंट्री है? 1 जनवरी 2020 की। अब मैंने ये कहा कि सर इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक ये एसेट क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट होगा। तो सर हमने कहा कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल।
तो मैंने ये कहा कि सर जब इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है तो मैंने सिंपली एक काम ये किया कि मैंने एक अमाउंट यहाँ पे बुक की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से भाई? 1 लाख रुपए से। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे आपको सिंपली एक बात बताऊं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैंने अकाउंटिंग के साथ रिपोर्टिंग कनेक्ट करनी है, तो मैं थोड़े से बेसिक्स को रिकॉल करवाऊंगा। यहां पर मैंने बना दिया एक कॉस्ट का अकाउंट और ऑल टुगेदर साइड में मैंने बना दिया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ओपनिंग पीपी हमारे पास कुछ भी नहीं था। एडिशंस कितने की हुई जानी? 5 लाख रुपए की। यहां पे भी ओपनिंग कुछ भी नहीं था। अच्छा, यहां पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इंक्रीज हुआ कितने से? 1 लाख रुपए से। सर मैंने कहा क्लोजिंग आज तक का यूजेज 1 लाख रुपए आ गया और ये क्लोजिंग आ गया। अच्छा, आप जरा फोकस होकर इस चीज को देखना। ये पूरी ट्रांजैक्शन मुझे ये बता रही है अभी एज ऑफ नाउ, ये पूरी ट्रांजैक्शन मुझे अभी ये बता रही है कि मेरे पास आज तक 5 लाख रुपए की कॉस्ट के एसेट्स मौजूद हैं। 5 लाख रुपए की कॉस्ट के एसेट्स, और उसके अगेंस्ट में वो कितना यूज हो चुका है? 1 लाख रुपए। तो अब आप इसको अलहदगी में देखेंगे, सेपरेटली मॉनिटर करेंगे। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? इसको प्लीज बेसिकली बस यहां तक कॉपी करो। दिस इज अ बेसिक अकाउंटिंग। आज कर दूंगा मैं सेंड IAS 23 के PDF आज कर दूंगा सेंड। क्वेश्चंस वाली बात कर रहे हो ना? ये हो गया जानी यहां तक? डन? ये टी अकाउंट्स प्लीज लाजमी बना लेना भाई। इसी को हम स्टेटमेंट नोट्स में कन्वर्ट करेंगे टेक्निकली आगे जाके। अच्छा, वो अकीद आप लाइव भी ले सकती हैं और वो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर सकती हैं आप। मैं प्लानर बना के दे दूंगा जिसमें आप रोज़ की 2 क्लासें ले लें, क्योंकि एक क्लास इज़ नॉट मोर देन 1 आवर। सही है? तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। हाँ जी, ये हो गया यहाँ तक? अच्छा भाई, अब ज़रा यहाँ देख लें। हमने कहा कि भाई पहले एक ही पार्टी थी जो कि हम थे, हमने अकाउंटिंग करनी थी एसेट्स की, बहुत फोकस होकर देखना है था। अभी मैं डिस्क्लोजर्स को भी कनेक्ट करूंगा। टी अकाउंट शो कर दूं भाई, ये देख लो भाई, टी अकाउंट ये आ गए। सिंपल ही हमने बचपन में बहुत बनाया है, तो हमने कहा यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं उसको। सही है? ओके, खैर इस ट्रांजैक्शन को समझें। अच्छा, अभी क्या एक्सचेंज हुआ या अभी खरीद के लाएं? अच्छा, और कितने साल यूज किया है? अच्छा, अब याद रखिएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट का अकाउंट रिप्रेजेंट्स दैट आपके पास कितनी कॉस्ट के एसेट्स मौजूद हैं, और एक्यूमुलेटेड का अकाउंट रिप्रेजेंट्स कि अब तक वो कितना यूज हो चुका है। तो ये बात अपने भेजे में आप फिक्स करके रखेंगे आगे। अब वो कह रहा है कि ऑन 31 दिसंबर 2021 ये रहा जी, कंपनी डिस्पोज इट्स मशीनरी एंड एक्वायर्ड अ प्लांट। हमने अल्लाह की कसम मशीनरी परचेज की थी, ऐसा ही है ना? और अब हम क्या कर रहे हैं? प्लांट परचेज कर रहे हैं, बट बाय वे ऑफ एक्सचेंज। बट अल्लाह के बंदों, खाली एक बात बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो 31 दिसंबर 2021 पे हो रही है। 31 दिसंबर 2021 पे हो रही है। तो सर 31 दिसंबर 2021 पे आने के लिए मुझे इसको 1 साल और यूज करना होगा। तो सर अब मैं यहां पर एक एंट्री बनाऊंगा 31 दिसंबर 2021 पे।
सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और accumulated depreciation credit since this is a straight line, तो ये आ गया 1 लाख रुपए। यहां तक कोई मसला? चलें जी, अब अगर मैं कहूं कि सर अगर मैं यहीं पे ही इस टी अकाउंट को फॉलो करूं तो प्लीज आप ये देखिएगा, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो यहां पर मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट है उसके अंदर ओपनिंग कितना मौजूद था? वेरी गुड, 5 लाख रुपए। आपने कहा इस साल कोई एडिशन नहीं है, और सर फिर हमने कहा कि हमारे पास ओपनिंग में इस साल जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद था वो कितना था? 1 लाख रुपए, और इस साल ये मजीद यूज हो गया कितना? तो सर अब ये दो अकाउंट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास अभी भी 5 लाख की मालियत का एसेट है और वो कितना यूज हो चुका है? 2 साल और इक्विवेलेंट टू 2 लाख रुपीस। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, अब हम आ गए 31 दिसंबर के ऊपर। मैं इस अकाउंट को क्लोज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस एसेट को बेच दिया है, मैंने इस एसेट को। अब आ जाते हैं इस वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर। हमने कहा ऑन 31 दिसंबर 2021 कंपनी डिस्पोज इट्स मशीनरी एंड एक्वायर्ड अ प्लांट बाय वे ऑफ एक्सचेंज विथ इट्स मशीनरी। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी एज एट 31 दिसंबर 2021 350। अच्छा, ये आने वाले एसेट की वैल्यू है या जाने वाले की? जाने वाले की। ये बात याद रखिएगा, हमने डिटेलिंग करनी है कॉन्सेप्ट्स की। जाने वाले एसेट की वैल्यू बता रहे हैं। अच्छा, जो मैं प्लांट लेकर आ रहा हूं वो कितने का है? अच्छा जी, यानी अब वापस से अब जरा इसको मैं घुमा के पीछे लेकर आए। यहां पे हम अगर इस पूरी चीज को यहां पे, तो यहां से कनेक्ट करते हैं हम इसको। मैंने कहा सर मुझे एक बात बताएं, 2-3 बातें मैं यहां पे करनी है। पहली चीज, मेरी किताबों के अंदर इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 3 लाख रुपए। नहीं है बात समझ? देखिए, मैंने ये कहा कि भाई एक एसेट मैंने खरीदा था 5 लाख रुपए का, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास ये एसेट अभी भी 5 लाख रुपए का है। आपने इसको कितना यूज किया है? 2 साल। तो 2 साल यूज होने के बाद वो आपके पास नेट आपके पास कितना बच गया है? 3 लाख रुपए। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपकी बुक्स के अंदर उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपए। यानी आप ये कहेंगे कि आपकी किताबों में वो नेट कितने पे मौजूद है, क्योंकि पीपी को देखने का, असेस करने का तरीका है कि आपने खरीदा कितने का, यूज कितना हो गया, तो बच कितना गया। साथ साथ बोलोगे खरीदा, यूज कितना किया और बच कितना गया। जल्दी बताओ, खरीदा कितने का, यूज कितना हो गया, बच कितना गया? 3 लाख। दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। क्लैरिटी है? चलें जी, हमने कहा भाई सही है सर, बात समझ आती है, ये बुक वैल्यू आ गई। अब जरा सुकून से एक और चीज देख लेते हैं। मैंने ये कहा कि सर मैं यहां पर अगर अकाउंटिंग करूं, पहले अकाउंटिंग सिखा रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर का कभी भी दिमाग घूमता है, वो बोलता है जनरल एंट्री बना के दो। बच्चा डिस्क्लोजर का रट्टा लगा के उसने बोला सिलेबस में ये आ गया। अब बच्चा बोला एंट्री क्या बनेगी इसकी? तो पहले हम अकाउंटिंग सीखेंगे, फिर उसकी रिपोर्टिंग, ताकि लॉजिकल मैनर में चलें। खैर, मैंने ये कहा कि सर अगर मुझे अब एंट्री बनानी है तो आप ये बात मानते हैं कि मशीनरी इस दिन पे जा चुकी है। क्या मशीनरी को अपने अकाउंट्स में रखूं या कटा दूं? कटा दें? चलें जी, हमने कहा कि सर मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट हमने एलिमिनेट कर दिया कितने से, और मैंने कहा सर जो एसेट नहीं रहा उसको निकाल दो ना, क्योंकि आपने देखो यहां पे अकाउंटिंग अलग अलग की है। आपने यहां पे अकाउंटिंग अलग अलग की, आपके सामने मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट अलग है, सेपरेट है। तो क्या ये मशीनरी रही है, उसको निकाल दें? हटा दिया हमने, मशीनरी को कर दिया क्रेडिट, और मैंने यहां पे लिख दिया सर दिस इज डिस्पोजल। कितने से भाई? क्लोजिंग आ गया 0। यहां तक कोई पंचायत? चलें जी, अब मैंने ये कहा कि जो एसेट ही नहीं रहा उसके रिलेटेड आज तक का यूजेज कितना है?
तो क्या उसका भी अक्यूमुलेटेड रखूं या निकाल दूं? देखें अब बात लॉजिकल करते हैं। मैंने कहा जो एसेट खरीदा 5 का, वो 1 साल यूज हुआ, 2 साल यूज हुआ, कितना यूजेज बन गया? तो अभी तक तो आप ये कह रहे थे ना 5 लाख की चीज 2 लाख की यूज हो चुकी है, तो वो 5 लाख वाली चीज ही नहीं रही, तो उसका यूजेज रखूं या वो भी निकाल दूं? वो भी निकाल दें, क्योंकि दैट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसा ही है। चलिए जी, हमने कहा कि भाई अब एंट्री बना ली हमने यहां पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ किसका भाई? मशीनरी हमने निकाल लिया कितने से? पर आप टेक्निकली इस एंट्री को असेस करें, खुदा के वास्ते तो देखना, टेक्निकली इस एंट्री को असेस करें, दिस नेट बिकम्स 3 लाख। क्योंकि आप अपनी किताबों को देखें, आपकी किताब में चीज कितने की थी? 5 की। यूज कितनी हो गई थी? नेट कितने की थी? तो देखिए हम नेट जा भी कितनी रही है? 3 लाख रुपए की। यहां तक कोई सवाल? देखो फिर कह रहा हूं, कोई कंफ्यूजन हो तो शर्माने वाली बात नहीं है, पूछ लेना, कैरी नहीं करना इसको भेजे में अपने। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो क्लैरिटी है जल्दी से। ये एक बेसिक रिकॉल करवा रहा हूं। आई बिलीव मैंने काशिफ से पूछा भी था कि पीआरसी में आपको डिस्पोजल की अकाउंटिंग समवॉट नहीं सिखाई जाती, और कहीं कहीं सिखाई भी जाती है तो वो बस एक एसेट की हो गई तो हो गई, तो हम उसको ऑल टुगेदर कवर कर रहे हैं। चलिए जी, यहां तक हमने समझ ली बात। खैर अभी आगे पंगा अभी शुरू होगा। एसेट के जाने की अकाउंटिंग हो गई, अब पंचायत किसकी करनी है? यानी सर अगर मैं इसको समअप करूं तो क्या हम ये कहें एसेट जाएगा उतने पे जितने पे मेरी किताबों में मौजूद था? अच्छा जल्दी से बताओगे, एसेट मेरी किताबों में एक्चुअल कितने में मौजूद था? हाँ एक्चुअल 5 लाख। उसका यूजेज कितना था? तो जो एक्चुअल था उसको भी हटा दो, उसका यूजेज भी हटा दो, तो नेट कितना हट गया? 3 लाख रुपए। पहले तो क्लैरिटी है। आगे अब मैंने कहा सर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करने का मकसद ये है कि पहले आप जाने वाले एसेट की अकाउंटिंग करो, अब आने वाले की। चलें जी, आ रहा हमारे पास क्या है? प्लांट। चलें जी, हमने कहा हमने यहां पे प्लांट को डेबिट करना है, एक नया एसेट आ रहा है। अच्छा कितने से करें? यही सिखाना था, बस यहां पे चुप हो जाओ। यही सिखाना था, 360 से नहीं होगी। मैं यहां पे क्रॉस लगा रहा हूं उसके ऊपर, 360 से नहीं होगी, यही सिखा रहा हूं। लॉजिक अजीब से मुंह नहीं बनाओ, समझा रहा हूं 1 मिनट। ये नहीं होगी, मैंने सुनना था जो तुमने बोल दिया, अब आगे सुनो। कोई आपसे कहे कि आपने सामने वाला एसेट कितने का खरीदा, ये बहुत बारीक बात है। अच्छा देखो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक कंक्लूजन दे रहा हूं। तुमने एग्जाम में अगर इस पूरी एडजस्टमेंट की अकाउंटिंग गलत की तो दैट मीन्स कि दिस कंस्टिट्यूट्स 4 मार्क्स। तो मिलेंगे? चले गए। आप भूल जाए फिर आपकी अकाउंटिंग हो गई, फिर अल्लाह हाफिज। उसने कॉन्सेप्ट ही टेस्ट किया था किसका? एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का। आप उसको लपेट के आ गए 360 को डेबिट करके। मैं लॉजिक बता रहा हूं। आप गए मार्केट में, आपने कहा मुझे इस मशीनरी से वो प्लांट एक्सचेंज करना है, तो कोई आपसे पूछे आपने उस प्लांट के लिए क्या कंसिडरेशन दी, तो आपने कहा अपना एसेट। आपने कहा, देखिए बात समझें, आपने कहा जानी ये बताइए एसेट कितने का है प्लांट? उसने बोला 360 का। तो उसने बोला यार 360 दे दे। मैंने कहा कैश नहीं दे रहा। तो फिर वो बोले क्या देगा भाई? मैंने कहा चलो एसेट ही दूंगा ना अपना, और क्या दूंगा, मतलब कैसे देख रहे हो वैसे, बात समझो। खैर मैंने ये कहा कि भाई मशीनरी जो है, मैंने सिंपल एक बात कही, मैंने कहा भाई दिस इज माय मशीनरी, आई एम गिविंग यू दिस इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट। अब कोई आपसे टेक्निकली पूछे उस प्लांट की कीमत कितनी है, आप बोलोगे 360। कीमत और उसमें फर्क समझना, बात समझो। मैं कह रहा हूं उस प्लांट की कीमत कितनी है, पर फर्क ये है कि आपने कितने पैसे दिए, ये मैटर करता है। नहीं आ रही बात समझ? देखिए दोनों में फर्क है। प्लांट की कीमत कितनी है, आपने कितने दिए, दोनों में फर्क है। मैं कह रहा हूं प्लांट की कीमत कितनी है, जल्दी बताओ। पर मैं ये कह रहा हूं कि आपने उस प्लांट को एक्वायर करने के लिए कोई फर्दर कंसिडरेशन नहीं दी सिवाय अपने पीपीई के। तो कोई आपसे पूछे कि भाई आपने वो प्लांट कितने में खरीदा, तो आप कह रहे हैं भाई हमने पैसे नहीं दिए, हमने अपना एसेट दिया, तो वो कहेगा बेवकूफ ये बताना तेरे मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? कितनी? गलत, 350। अब देखो यही तो गेम है जो सीखना है। देखो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की अंग्रेजी बता दूं जो आईएफआरएस में लिखी हुई है, फिर मैं कॉन्सेप्ट भी देता हूं वापस। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में वो बोलता ही है व्हेनेवर यू आर एक्वायरिंग एनी एसेट बाय वे ऑफ एक्सचेंज, व्हेनेवर यू आर एक्वायरिंग एनी एसेट बाय वे ऑफ, एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन, एट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। अच्छा इसको यूं आसानी से समझते हैं,
आज आप उस प्लांट को जो खरीदने गए हो, आपने क्या उसको 360 दिए या सिर्फ अपना एसेट? तो आप ये कहेंगे आपने क्या खोया, कैश या अपना एसेट? अच्छा, उस एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है? तो आप ये सोचे ना यूं कि आपकी जेब से कितने पैसे गए? 350। क्योंकि अगर ये मार्केट में बेचते तो जेब में कितने आते, पर उस 350 की जगह कैश आया या पीपी आ गया? तो सर अभी मैं आपको लॉजिकली भी कनेक्ट कर दूंगा और अच्छे से। तो बकाया जो 10,000 रुपए का इस टेक्निकली और ट्रेड डिस्काउंट। सामने वाले ने कुछ बोला या मान गया? भाई देखो, मैं मार्केट गया, मैंने बोला भाई मुझे प्लांट चाहिए इन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी, साथ साथ बोलोगे इन एक्सचेंज ऑफ। अच्छा, आप 3 अलग चीजें लेके चलो, क्योंकि दिस इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, तभी मैं इस पे काम कर रहा हूं। मैं डिस्क्लोजर पे ले जाता हूं, वहां पे दिमाग खराब हो जाता तुम लोगों का। पहले अकाउंटिंग सीख लो वापस से। 3 चीजें रिकॉल कर रहा हूं। पहली चीज, ये एसेट मेरी किताबों में कितने पे? फिर भंड मार दिया 3 लाख। नेट बुक वैल्यू कितनी है? मेरी किताबों में 3 लाख रुपए पे। क्या मेरी किताब में है या मैंने निकाल दिया? ये रही एंट्री। 5 कॉस्ट के अकाउंट से निकाला, 2 अक्यूमुलेटेड के अकाउंट से। 3 लाख रुपए डी रिकॉग्नाइज हो गए। अच्छा, अब जाने वाले एसेट की पंचायत हो गई, अब आने वाली की। मैंने कहा प्लांट डेबिट करना है भाई, मैंने कहा प्लांट डेबिट करना है, यही सवालिया निशान है, यही गलत नहीं करना एग्जाम में। मैंने कहा आने वाला एसेट रिकॉर्ड होगा जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे। लिख लो पहले ताकि याद रहे, आने वाला एसेट रिकॉर्ड होगा जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे। नहीं मांगे ना, दैट इज माई ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ तो मतलब नहीं मांगे ना। मतलब आप गए दुकान पे, आपने मोबाइल एक्सचेंज किया, वो आपको देख के मुस्कुरा रहा है, आप उसको, हमने लिखा क्या, आने वाला एसेट जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। देखो लॉजिक भी, आप उसको बात समझें। मैं कह रहा हूं मुझे प्लांट को डेबिट करना है, और प्लांट को डेबिट मैं उसकी एक्चुअल कीमत से नहीं कर रहा, वो तो उसकी फेयर वैल्यू है। और आपने अगर ये चीज मिस की है पीआरसी में, तो आज उसको रिकॉल कर लो। आने वाला एसेट कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होता है। नहीं, ये बात समझ, आने वाला एसेट किस पे रिकॉग्नाइज होता है? तो कॉस्ट क्या है? जो उसकी कीमत है, जो आपने पे किया। भाई कॉस्ट क्या है? वो चीज जो उसकी वैल्यू है, या जो मेरी जेब से गया है। तो मेरी जेब से, अब आप कंक्लूड कर लें, मेरी जेब से 360 है या 350? 350 के इक्विवेलेंट की चीज गई है, तो मेरे लिए आने वाले एसेट की वैल्यू वही है जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन है, जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन है। पहले बताओ लॉजिकली क्लियर हो? चलें जी, ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो यार। जानी पीछे सबको क्लियर है? ओके, जल्दी से भाई ऑनलाइन वालों प्लीज। ओके गुड। अब मुझे एक बात बताओ सर, प्लांट हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे कोई 350 से। अच्छा आप देखें, अब इसको नेट बेसिस पे भी सोचना है, क्योंकि अकाउंटिंग गलत नहीं है तो उसका भी ख्याल रखना है। अब मैं ये कह सकता हूं, मैंने अपनी किताबों में 3 लाख रुपए की मौजूदा चीज 350 में बेची है, तो 50,000 का क्या आ गया? गेन आ गया। तो हमने यहां पर कहा कि सर हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे गेन ऑन डिस्पोजल। कितना जी? पहले बताओ, ये बात क्लियर है? यानी सर देखें, परखने का, समझने का तरीका यह है, आप सिंपल ये देखें, एक चीज आपकी किताबों में कितने की, आप पहले उसको निकाल दें, फिर सोचें कि आना कितने पे। तो जो प्लांट आना है, मैंने उसको आने वाले एसेट की वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, जाने वाले की। और लॉजिक भी ये कहती है कि आपने एसेट को कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है, और कॉस्ट वो अमाउंट है जो आपकी जेब से गया। और हमारी जेब से कैश गया है या इक्विवेलेंट पीपी? इक्विवेलेंट पीपी, तो हमने उसकी वैल्यू पे इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। कोई मसला? पक्की बात है। चलें जी, इसको कॉपी कर लें। ये पूरी इलस्ट्रेशन को प्लीज अभी करते हैं ना, आगे अलग अलग केसेस है ना, एक एक केस करते। अच्छा भाई, ये जो प्लांट लेकर आया इसको डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया? अभी तो आया सा, साल के आखिर में आया, डेप्रिशिएट कब होगा? अगले साल। $3 लाख से एसेट डेबिट क्यों किया? 3 लाख से नहीं किया, जानी 350 से किया है। हाँ बिल्कुल इग्नोर करेंगे शायान।
डिस्पोजल का अकाउंट प्रैक्टिकली नहीं बनता, तो वैसे समझाने के लिए बताते हैं कि ये अकाउंट में ये फेंक दो, यहाँ पे ये फेंक दो, बट प्रैक्टिकली नहीं होता। सही है, तो आप सिंपल ये देखें कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो है उससे रिलेटेड वो निकाल दो, और जो पीपी में जो उससे रिलेटेड वो निकाल दो। सही है, 10,000 से नहीं, वो कॉस्ट का पार्ट बनता ना, फिर कैश में आ जाता। अभी हैं आगे सारे केसेस हैं, करा रहा हूँ एक एक करके। हाँ वैसे ही, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ना आगे बच्चों की। यार गेन होता ही नहीं ना, फिर देखते हैं ना कि क्या होता है। अगर कैश आपकी जेब से जा रहा है तो आप तो उतने ही पे कर रहे हो जितने उसके बनते हैं, तो कोई गेन नहीं होता। फिर गेन ऑन डिस्पोजल है। हाँ जी, स्क्रॉल अप करें इसको। जो खरीद रहा है उसके पैरामीटर से देख रहे हो? हाँ, वो 360 पे क्या अप्लाइज करेगा? नहीं, वो लॉस क्यों करेगा? एक मिनट सुनो सुनो सुनो, पहले एक चीज को क्लियर कर लेते हैं। अभी हम एक पार्टी को सोच लेते हैं, या तो हम या तो वो। उसके पैरामीटर से अगर सोच रहे हो तो आपको नहीं पता कि उसकी किताबों में बुक वैल्यू कितनी है। तो गेन ऑन डिस्पोजल तो बुक वैल्यू से कंपेयर करके आता है ना, तो वो एक इंडिविजुअल चीज़ है। आप अगर उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसने कितने का खरीदा था और कितना यूज़ हो गया, कितना बच गया। तो उनका सवाल ये था कि सर क्या सामने वाला बंदा आने वाली मशीनरी को किस पे रिकॉर्ड करेगा? मैंने कहा 360 पे। सही है, तो उसके पैरामीटर से वही सोचेंगे, पर खैर वी हैव टू स्टिक टू वन पार्टी। सही है। आयल ये 50,000 रुपये का गेन ऑन डिस्पोजल है, एक्सचेंज गेन नहीं है। एक्सचेंज गेन टेक्निकली होता है कि आपने अगर कोई डॉलर वगैरह खरीदे हुए तो फॉरेन एक्सचेंज गेन, अदरवाइज ये वाली पिक्चर जाती है। सिंपल रखते हैं ना, गेन ऑन डिस्पोजल। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आप वैसे इसको मार्केट में बेचते, आपकी जेब में पैसे कितने आते? 350, तब भी गेन कितने का होता? पर आपने उसी इक्विवेलेंट पीपी रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, सिवाय इसके कि कैश की जगह क्या आ गया है? पीपी। सही है आहिल? सामने वाला तो अपने जाने वाले एसेट की वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा ना भाई। फिर अगेन वही बात, अब वो बन के सोच रहे हो तो ये देखो ना कि उसकी जेब से क्या एसेट जा रहा है, प्लांट। तो वो तो ये कहेगा ना मैंने मशीनरी के लिए कितने पैसे दिए हैं? 360, तो उसकी कैपिटलाइजेशन 360 पे होगी। बट खैर अगेन एक जगह रह के सोचते हैं। हाँ जी, हो गया ये कॉपी? ये एंट्री प्लीज भाई लाजमी कॉपी करना। ₹3,00,000 एंट्री का पार्ट नहीं है, बिल्कुल पार्ट है। ₹3,00,000 देखो ऐसे बनते हैं ना ये। इन दोनों को अगर आप नेट करो तो दिस बिकम्स 3 लाख। सही है अब्दुल्ला? क्योंकि ये आपकी किताबों में भी नेट भी था ना, पर क्या आपने दो अलग अकाउंट्स खोले हुए थे, तो अलग अलग लेजर में से अलग अलग डी रिकॉग्निशन होगी। सही है। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, व्हाट इफ मैं एक ही अकाउंट बना रहा होता? व्हाट इफ मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक ही बुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहा होता, तो पीपी सिंपल किससे जाता? ₹3,00,000 से, क्योंकि उसका अक्यूमुलेटेड का अकाउंट अलग नहीं होता। तो बस ये याद रखने वाली बात है वलीद। अच्छा जी, खैर अब सर एक सवाल कर लेते हैं इस पे। डन? चलिए जी, ये सवाल है आपके सामने भाई। ये करके दिखा दें।
रिक्वायरमेंट है आपकी जनरल एंट्रीज। इकतीस दिसंबर। बीस का गेन अभी देखते हैं। तीस का गेन है। अच्छा अब एक मिनट देखो, तुम अल्लाह की कसम है तुम्हें पता हो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आखिरी साल में पूरा साल डेप्रिशिएट कर दिया? एक अल्लाह की कसम दी है, सच बताओ, बाकी सबने सही किया है। हाँ ये चीज़ तो खैर आपने ख्याल से पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं करना, 6 महीने। हाँ भाई कर लें सॉल्व। हाँ भाई हमने एसेट परचेज किया कितने का भाई? 6 लाख रुपए का, और हमने इसको डिस्पोज किया है कब? 30 जून 2022 पे। अच्छा मुझे एक बात ये पता है कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो इसका टेन्योर है वो हम कहेंगे 19, 20, 21, 3 साल हो गए, और 3 सालों के बाद हाफ ईयर। तो सर हमने ये कहा अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये आज तक इस दिन तक कितना यूज हो चुका था, तो टेक्निकली 3.5 ईयर्स। तो मैंने कहा सर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 10 ईयर्स से और मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको 3.5 ईयर्स से, तो मुझे मिल जाएगा टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा मुझे जल्दी से बता दो कि भाई पूरा कुल मिला के इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आता है? 210 आता है। अच्छा भाई हमने कहा वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया इसका 210 का। अच्छा खैर अगर मुझे इसकी बुक वैल्यू निकालनी हो तो हमें आगे इसको खैर यूज़ करना है इसी तरीके से। तो मैंने कहा बुक वैल्यू निकालने का तरीका ये है, 6 लाख रुपए को मैंने डिवाइड किया और इनटू 6.5 रिमेनिंग ईयर्स, ये कितनी आ गई? 390। तो यानी आप देखना चाहते हैं कि 10 साल में से कितने साल बचें तो वो रिमेनिंग आपको बुक वैल्यू निकाल के दे देगा। यहां तक कोई इशू? चलें जी, यानी टेक्निकली हमें ये पता लग गया कि इस दिन के ऊपर ये एसेट मेरी किताबों के अंदर कितने पे मौजूद है? 390 पे। और अगर इंडिविजुअलिटी में देखूं तो कॉस्ट के अकाउंट में 6 लाख रुपए होंगे
और अक्यूमुलेटेड के अकाउंट में 2 10 होंगे। चलिए जी, हमने ये किया कि सर यहाँ पे एंट्री के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले मैंने कहा भाई आप मशीनरी को डी रिकॉग्नाइज करें उसके कॉस्ट के अकाउंट से, और वो कितना आ गया भाई 6 लाख रुपए मशीनरी है। अच्छा भाई, फिर आपने कहा कि सर इसके बाद आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को डेबिट करते हैं कितने से। अच्छा, दिस एंट्री इज बेसिकली नाउ रिप्रेजेंटिंग 390, कि आपने 390 की चीज अपनी किताबों से निकाल दी है। क्लैरिटी है। चलिए जी, अब हमने कहा सर हमें पंचा दिए कि प्लांट कितने पे आएगा, तो सर हमने यहां पे प्लांट को डेबिट कर दिया सर 420 से या 410 से, 410 से, क्योंकि आपने कहा भाई फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। अब आप ये कहेंगे कि आपकी किताबों में यूज होने के बाद ये एसेट 390 पे मौजूद था और आपने 390 पे मौजूदा चीज को टेक्निकली कितने पे बेचा 410 पे, तो आपके पास गेन कितना आ गया 20,000 रुपए का। सर ये बात आपने प्लीज याद रखनी है आगे के लिए कि ये गेन जो है ये स्ट्रेट कहां जाएगा पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका पीपी के अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां तक क्लैरिटी है। चलें जी भाई, ये कॉपी कर लो अगर करना चाहते हो तो। हो गया ये। अच्छा सर, अब अगला केस देख लेते हैं। हाँ जी, अगला केस अभी जो हमने केस किया था उसके अंदर प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। अभी जो हमने केस किया था टेक्निकली उसके अंदर हमने कोई मजीद कैश नहीं दिया था, हमने कोई मजीद कैश, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला कहे कि भाई आप सही है एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं बट मुझे इतने पैसे और चाहिए, तो उस केस में क्या करना है जरा वो देख लेते हैं। चलें जी, कंपनी ने परचेज की है मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख ऑन जनवरी 1, 2020। यूजफुल लाइफ दी हुई है इसकी 5 साल की और डेप्रिशिएट करती है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ऑन 31 दिसंबर 2021 कंपनी डिस्पोज इट्स मशीनरी एंड एक्वायर्ड अ प्लांट बाय वे ऑफ एक्सचेंज विद इट्स मशीनरी। कंपनी ऑल्सो गिवन कैश ऑफ ₹5,000। फेयर वैल्यू मशीनरी की 350 है और जो आने वाला एसेट है उसकी 360 है। ये वही इलस्ट्रेशन है जो पहले की थी बट विद अ चेंज कि हमने कैश भी दिया है। क्लैरिटी है। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि केस नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे, लिखें अपने पास केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में आगे लिख देंगे एसेट प्लस कैश गिवन, ताकि अगर आपको कॉन्सेप्ट को याद करना हो या रिकॉल करना तो स्पेसिफिकली यहां पे आके देख लें। अगेन रिपीट कर रहा हूं, केस नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे और आगे लिख देंगे एसेट प्लस कैश गिवन। और नीचे लिख देंगे फर्दर सेम एज केस 1 with an addition, same as case number 1, same as case number 1 with the addition that further cash, with the addition that further cash of rupees, further cash of rupees 5,000, further cash of rupees 5,000 given for purchase of plant, for purchase of plant। यानी आपने कहा पहला ही केस है ये सॉर्ट ऑफ, पर उसमें एक और चीज ऐड हो गई है, क्या, कैश। तो आपने उससे ही कनेक्ट कर लेना है इसको ताकि अगेन कॉपी नहीं करना पड़े। चलें जी, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर आप ये देखें यहाँ पे आपने प्लांट जो परचेज किया है, जो मशीनरी परचेज की है वो कितने की है 5 लाख रुपए की, और आपने ये कहा कि सर 5 लाख रुपए की मशीनरी जो आपने परचेज की थी वो आपने 31 दिसंबर 2021 पे बेची है, कितने साल बाद
2 साल बाद। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे भी ऐसा ही परफॉर्मा बनाते हैं, जनवरी 1 2020 से लेके 31 दिसंबर 2021। सर आपने कहा यहाँ से यहाँ तक का जो टेन्योर है वो कितना है भाई? 2 साल। अच्छा, मुझे इतना पता है कि मेरे एसेट के कॉस्ट अकाउंट में कितने आए होंगे? 5 लाख रुपए। इसकी लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। कितने साल यूज़ हो चुका है? तो ये कितना आ गया? आपने कहा सर ये मौजूद होगा इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सर अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बुक वैल्यू निकालनी है तो वो इन दोनों का नेट होगा, ये 3 लाख रुपए। मतलब वो जाहिर सी बात है वापस इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि अभी हमने उसका कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। आगे जी, अब मैंने कहा सर सोचने का तरीका अभी भी वही है, पहले आप एसेट को निकाल दें। अच्छा जी, जब एसेट को हमने निकालना है तो हमने कहा कि भाई आपने यहां से मशीनरी को उसके कॉस्ट अकाउंट से डी रिकॉग्नाइज किया, कितने से? और आपने कहा जब एसेट ही नहीं रहा तो वो जितना यूज हुआ है उसको भी आप रिवर्स कर दें, क्योंकि वो तो हम तब तक रखते हैं जब तक वो यूज हो रहा है। टू मैच इट कि भाई इतना यूज होके इतना बच गया है। तो हमने कहा कि भाई उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी हमने डी रिकॉग्नाइज कर दिया। अच्छा, अब जरा बात समझिएगा यहां पर। अब हमें रिकॉर्ड करना है प्लांट। अब आप जरा लॉजिकली सोचें, आप मार्केट गए, आपने बोला भाई ये मशीनरी से वो प्लांट एक्सचेंज करना है। उसने बोला प्लांट की कीमत है 360। प्लांट की कीमत कितनी है? देखो लिखा हुआ भी है 360 नीचे। 360 प्लांट की कीमत है, वो सामने वाले की प्राइस है। अब फर्क ये नहीं है कि उसकी कीमत क्या है, फर्क ये है कि मैं कितने पैसे दे रहा हूं। अच्छा, मैंने इस 360 की चीज को एक्वायर करने के लिए एक तो अपनी कंपनी का एसेट दिया जिसकी इटसेल्फ कीमत कितनी है? 350। मैंने जो एसेट दिया उसकी कीमत कितनी है? अच्छा, कोई आपसे पूछे आपको प्लांट कितने का पड़ गया, तो आप बोलोगे एक तो मैंने अपनी कंपनी का एसेट दिया था प्लस कैश। तो अब लिखेंगे इस केस के अंदर प्लांट शुड बी रिकॉर्डेड, लिखो प्लांट शुड बी रिकॉर्डेड, प्लांट should be recorded at fair value of asset given, fair value of asset given plus cash, fair value of asset given plus cash। भाई आप अब लॉजिकली सोचें, आप कह रहे हैं कि 360 की चीज आपको कितने की पड़ गई, तो आप ये बोलेंगे कि भाई 360 तो उसकी कोटेड प्राइस है ना, वो तो उसकी फेयर वैल्यू है। मैंने, अच्छा एक बात बताओ, सोचने की बात है, अभी आगे सीखेंगे भी। अगर तुम 360 की चीज के 365 दे दो तो तुम कैपिटलाइज किस पे करोगे? 365 पे, क्योंकि तुम्हारी जेब से कितने गए? 365, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट की बात हो रही है। तो यहां पे भी तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई कॉस्ट ऑफ एसेट सोचो, तो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या जो तुम्हारी जेब से गया। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि भाई तुम्हारी जेब से जो चीज़ें गई हैं वो एक एसेट है, और तो आप ये सोचें कि टू एक्वायर योर प्लांट आपकी जेब से 350 का एसेट गया है और फर्दर 5000 रुपये का कैश गया। तो आपने कहा मैं यहाँ पे इसको 350 से डेबिट करूँगा और मेरे पास से कैश भी चला जाएगा। कितने से भाई? अच्छा, अब आप ये देखें कि टेक्निकली आपने इस प्लांट को एक्वायर कर लिया कितने का? 355 पे। 355 पे 350 क्यों? अच्छा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये आ गया 355 पे। अच्छा खैर, जब 355 पे रिकॉर्ड कर लिया तो मैं पहले वाले केस से कंपेयर करूं, उसमें कितना था? 350। यहां पे कितना है? डिफरेंस इज ऑफ कैश। पहले आपने पे नहीं किया था, अब आपने, आप खुद सोचे ना, जो आप कंसिडरेशन देते जा रहे हैं वो ऐड होती जा रही है। अब मैं कह सकता हूं कि मुझे जो गेन हुआ है वो कितने का हुआ है? 5 का 50 का। देखो गेन, अब यूं देख लेते ना, आप ये देखें कि 3 लाख रुपए की चीज आपकी बुक्स में मौजूद थी। दिस इज माई कैरिंग अमाउंट, ऐसा ही है, दिस इज माई कैरिंग अमाउंट। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये जो मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट है इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं 355 से।
355 से ना, आप देखें 355 जो मैंने फर्दर पैसे दिए हैं वो तो मेरी जेब से कैश गया है ना, हाँ या नहीं, तो वो तो सीधा सीधा कॉस्ट में कैपिटलाइज हो गया। पर अगेन आप अगर 355 को 3 लाख से कंपेयर करें, पर देखिए उसमें से आपने 5,000 क्या दे दिया, कैश दे दिया, तो अब आपका गेन कितना आता है ऑल टुगेदर, ये आपने कहा गेन ऑन डिस्पोजल, ये कहां चला गया भाई, पीएनएल में। पहले तो बात क्लियर है भाई, यानी सर सिंपली आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि भाई आपने अगर आने वाले एसेट को रिकॉर्ड करना है तो आने वाले एसेट को रिकॉर्ड करने की कंडीशन ये है कि फेयर वैल्यू एसेट गिवन प्लस एनी कैश। क्लैरिटी है, इसको कॉपी कर लो, फिर हम इसका सवाल कर लें एक। इलस्ट्रेशन मैंने आई थिंक तुम नहीं लिखो, खाली हमने बता दिया ना, सेम एज केस नंबर 1, बस कैश है, बस सेम ही है ना। ऑनलाइन वालों क्लियर है यानी गेन इसलिए सेम रहेगा क्योंकि जो आपने पैसे पे किए ना वो तो कैपिटलाइज कर दिए ना, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। हाँ कैश फ्लो में आएगा तो कैश आपके पास से जाएगा 5,000 का, आउटफ्लो है बस। दिखाएंगे ना, पीपी के अकाउंट से पीपी निकलेगा, अक्यूमुलेट से अक्यूमुलेटेड एडिशन भी आएगी कैश फ्लो के अंदर, नहीं अलग अलग आता है। अभी जब मैं डिस्क्लोजर करवाऊंगा ना तो मैं वहाँ क्लैरिटी हो जाएगी कि पीपी में किस तरीके से आएगा। ये सेपरेट अकाउंट्स है ना, हमने तो पीपी एज अ होल देखा था, तो पीपी एज अ होल में आप देखोगे कि भाई 355 का एसेट आया और 3 लाख का एसेट चला गया, तो ऑल टुगेदर आपकी 55,000 की मूवमेंट है पीपी में। हाँ जी डन हो गया यहाँ तक, सबके अलग बनते हैं क्योंकि देखो हिसाब किताब सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। वी कॉल इट लेजर कोड्स, यानी हर एक का लेजर क्या होता है, अलग होता है, फिर वो सब सम होके बन जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ जी चले आगे, चलें जी, ये रहा एक प्रश्न। लॉस आ रहा है कितने का, यानी आप कह रहे हैं कि इस सवाल में कैरिंग अमाउंट आपकी ज़्यादा है एंड द एसेट विच यू आर रिकॉग्नाइजिंग इज ऑफ लो वैल्यू। ओके जी, 60,000 रुपये का लॉस आ रहा है, 40 का आ रहा है, अभी देखते हैं। हाँ भाई करें सॉल्व। चलिए जी भाई, हमने कहा कि कंपनी ने परचेज़ किया है जनवरी 1, 2018 को मशीनरी, कितने की भाई, 1.2 मिलियन। आपने कहा सर ये जो डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन हो रही है आपके पास, वो डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन आपके पास हो रही है किस दिन पे भाई, 31 मार्च 2022 पे। अच्छा भाई अगर मैं देखूं तो 18, 19, 20, 21, 4 साल हो गए और 4 साल 3 महीने। तो हमने कहा कि तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि 3/12 का आंसर क्या आता है, 0.25। अच्छा मैंने कहा कि सर टेक्निकली इस एसिड की कुल मिला के लाइफ कितनी है,
और जिस दिन मैं इसको बेच रहा हूं तो वो चल चुका है 4.25, तो मैंने कहा आज तक इसके ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक हो जाना चाहिए 5/10 का। ऐसा ही है, अगर आप हर साल भी बुक करें और 3 महीने का अलग से बुक करें तब भी आंसर यही आएगा। क्लैरिटी है? चलें जी, हमने कहा कि भाई इसकी आपकी जो बुक वैल्यू है वो आ गई 690 की। अच्छा भाई, और ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इनटू 5.75 रिमेनिंग लाइफ। सही है जी। हमने कहा कि तो सबसे पहले आप मशीनरी को कर दें डी रिकॉग्नाइज। कितने से भाई? 1.2 मिलियन से। आपने कहा सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है आपका मशीन पे वो कितना है? 5/10 का। आपने कहा सर आपने प्लांट को रिकॉग्नाइज करना है, और प्लांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपने कहा कि भाई आप 680 पे रिकॉग्नाइज करेंगे या 650 प्लस कैश? अच्छा, तो 650 प्लस कैश कितना होता है? 670। अच्छा, पर क्योंकि आपने कैश भी दिया है तो आपने कहा भाई कैश कितने का है, तो आपके पास लॉस कितना आ रहा है? 40,000 का। क्लैरिटी है? कैश का इम्पैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपने कैश दिया है वो तो आपके पीपी में ऑलरेडी कैपिटलाइज हो चुका है, तो आप डिफरेंशियल देख रहे हैं। क्लैरिटी है भाई यहाँ तक? तो सर इन केसेस को यहाँ तक रखते हैं। अभी हमने सिर्फ एक केस किया है कि जब आप एसेट को जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगली क्लास में हम ये देख लेंगे कि अगर आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होगा तो वो कब हालात वाक़यात होंगे। सही है जी, मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।